एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखें, सेगमेंट क्या है, विषय है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल विषय से एनटीए द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इस एग्जाम्स में पिछले वर्षों में अलग अलग सेगमेंट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, यदि कोई वैज्ञानिक है, भूगोल वेत्ता है, तो उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं, यदि स्थलाकृतियां हैं तो उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जलवायु विज्ञान से जुड़े प्रश्न क्या है, ठीक है, और भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। यही मकसद है कि हम उन प्रश्नों को वापस इनका रिवीजन करें, उन्हें समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है तो आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुख्य मकसद क्या है कि आप अपने एग्जाम को बेहतर कर पाएं और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। इसके लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। ये सीरीज हमने इससे पहले भी हमने इसकी कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से, भू आकृति विज्ञान से। तो हमने इसे सेगमेंट वाइज ही शुरू किया है। सबसे पहले हम भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले सेगमेंट पे जंप करेंगे। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान से ही जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को आइए हम हल करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अपर्दन की, देखते हैं। प्रश्न है भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा। हमारे पास ऑप्शन है ए क्रेटोजन, ऑप्शन बी है प्राइमारम्फ, ऑप्शन सी है एंडरम्फ और ऑप्शन डी है मोनेडनॉक। ठीक है, यह प्रश्न दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, भू अभिनति, ठीक है, इसको घेरे दृढ़ भूभाग। भू सन्नतियां क्या होती हैं? जब हम भू अभिनति या भू सन्नति की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि भू सन्नतियां क्या है। ये एक प्रकार के छिछले, और ये जो हिस्सा है ना यहाँ, जहां पर नदियों के अपर्दन के माध्यम से, जब अपर्दन होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से यहाँ से जो अवसाद है, ये अवसाद कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ निक्षेप हो जाएगा निचले धसे हुए भूभाग में। ठीक है, तो यहाँ जो अवसाद यहाँ से निक्षेपित होकर जो उच्च भूमि है, जिसे उच्च प्रदेश भी कहा जाता है, इस उच्च भूमि वाले भाग से, इस अग्र प्रदेश से या अग्रदेश से जब अवसाद कहाँ इकट्ठे हो जाए, इस निम्न भूमि में, जो आपको यहाँ कटोरी नुमा या नीचे धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ अवसाद इकट्ठे हो जाए, इस हिस्से को ही दरअसल या इसे ही क्या कहा जाता है, भू सन्नति कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, भू सन्नति कहा जाता है। इस अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अब इस अग्रभाग की जब बात आएगी तो इस अग्रभाग को ही क्या कहा जाता है, क्रेटोजन। ठीक है, इसके बारे में कोबर ने ही बताया, यानी कोबर ने हालांकि देखिए उस समय कई वैज्ञानिक इस बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोबर ने जो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया, इस अग्रभाग के लिए, उठे हुए भाग के लिए, जहां से अनाच्छादन की प्रोसेस होती है और अवसाद जाकर यहाँ भू सन्नति में इकट्ठा होता है, निक्षेपित होता है, इस अग्रभाग को उन्होंने क्रेटोजन कहा। ठीक है, और भू सन्नति को उन्होंने ओरिजिन कहा, ओरिजिन। ठीक है, तो भू सन्नति के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया था कोबर ने, ओरिजिन, और इसके लिए जो अग्रभाग उठा हुआ है, इसके लिए क्या यूज किया था, क्रेटोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जब इन्होंने चर्चा की, मतलब यदि हम कोबर की बात करें, कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक है, ध्यान रखें, एक जर्मन वैज्ञानिक है, और इन्होंने भू सन्नतियों पर अपनी व्याख्या की थी। लेकिन कब की व्याख्या? इनका मुख्य मकसद ये नहीं था कि भू सन्नतियों के बारे में बताएं, इनका मुख्य मकसद था कि पृथ्वी की सतह की जो विशेषताएं हैं, मान लीजिए पृथ्वी ये इसकी सतह है, तो पृथ्वी की सतह की विशेषताओं का विस्तृत और एक व्यवस्थित विवरण मिले। तो इन्होंने पृथ्वी की सतह का
व्यवस्थित और विस्तृत वर्णन करने के लिए, ध्यान रखें, व्यवस्थित और विस्तृत वर्णन करने के लिए अपनी कई सिद्धांत दिए। शुरुआत की थी इन्होंने वर्ष 1900, ध्यान रखें क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही इसके बारे में चर्चा कर रखी थी, तो 1900 कुछ के 12-13 के आसपास की बात है, लेकिन 21 में फिर उन्होंने इस बारे में चर्चा कही, ठीक है, लास्ट में शुरू वहां से कर दिया था, 21 में आके फिर स्पेसिफिक इन्होंने क्रेटोजन शब्द के लिए, क्रेटोजन जो शब्द है पहली बार इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो कोबर के लिए, कोबर के बारे में इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया उसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेटोजन। कोबर ने ही दृढ़ भूभाग के लिए क्या इस्तेमाल किया था, क्रेटोजन शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। यदि कोबर की बात की जाए तो भूसन्नतियों के बारे में भी इन्होंने आगे विस्तार से चर्चा की थी, तो आपको कोबर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोबर के सिद्धांत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो चीजें पूछी गई वो सारी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कोबर को पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण या अधःखतन। ये प्रश्न भी दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा, यानी तरल पदार्थ है कोई, ठीक है, विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन, कोई भी पदार्थ है जिसका उस स्थान से हट जाना, रिमूव हो जाना, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया इन्होंने, अपनयन, क्या कहलाता है, ठीक। अब सबसे पहली बात अपरदन क्या है, क्योंकि इसमें पूछा है अपरदन की प्रक्रिया, तो हमने पिछले सेशन में ही क्या पढ़ा था, अनाच्छादन को पढ़ा था, डिन्यूडेशन को पढ़ा था। अनाच्छादन की क्रिया में हमने क्या देखा कि अनाच्छादन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से मिलकर बना है, या इन तीनों से को ही मिक्स करके हम अनाच्छादन कह देते हैं, जिनमें एक है अपक्षय, एक है अपरदन और एक है बृहच्छरण, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया, अपरदन, अपरदन है क्या आखिर, तो देखिए जब हम अपक्षय की बात करते हैं, अपक्षय यानी क्या, यानी शैलों का, चट्टानों का विघटन एवं वियोजन, चट्टानों को टूटकर एक स्थान पर नीचे बिखर जाना, ये एक स्थैतिक क्रिया है। लेकिन अपरदन एक स्थैतिक क्रिया नहीं है, अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है। तो ध्यान रखें क्या है, यह है एक गत्यात्मक क्रिया है, अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है। अपरदन के माध्यम से यह अपक्षय के माध्यम से जो चट्टानें टूटकर बिखरी, अपरदन के कारकों के माध्यम से इन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। ध्यान रखें, तो अपरदन विभिन्न कारकों के माध्यम से कार्य करता है, जैसे जल हो गया, नदी हो गई, जल में ध्यान रखें भूमिगत जल, नदी द्वारा प्रवाहित जल या अपवाहित जल, ठीक है, ये शामिल है, पवन शामिल है, हिमानी हिमनद शामिल है। तो ध्यान रखें इन सभी कारकों के माध्यम से अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अपक्षय से जो चट्टानों का विघटन और वियोजन हुआ, ये 2 प्रकार से होता है, ये विघटन और वियोजन ध्यान रखें 2 प्रकार से होता है। विघटन और वियोजन में अब जो अपरदन की प्रक्रिया होगी, अपरदन की प्रक्रिया में भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक 3 प्रकार से अपरदन होते हैं। जैसे भौतिक यांत्रिक यानी जिसमें तापीय चीजें शामिल हो, ताप की वजह से, दाब की वजह से अपरदन हो, ठीक है। और यदि जैसे बहुत समय के बाद धूल है, बहुत ताप है, टेम्परेचर है, धूप है, चट्टान टूट गई, विखंडित हो गई, तो ये ताप के माध्यम से हुई। लेकिन जब जल के माध्यम से, कई ऐसी चट्टानें हैं जो जैसे चूना पत्थर की वजह से कई अपरदन के कारक नई नई चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो यदि ऐसी अवस्था में रासायनिक अपरदन होता है, तो रासायनिक अपरदन में क्या होता है, विलयन यहां पर क्या हो सकता है, विलयन यहां हो सकता है जल, विलयन के रूप में क्या कार्य कर सकता है, जल कार्य कर सकता है। चूना पत्थर जो कि क्या कहता है, रिएक्शन करता है, तो चूना पत्थर से निर्मित जो चट्टानें हैं, यदि वहां से होकर जल गुजरता है तो रासायनिक अब आपको वहां अपरदन देखने को मिलेगा। रासायनिक अपरदन में दरअसल संक्षारण की क्रिया होती है। तो ध्यान रखें, रासायनिक अपरदन में चट्टानें क्या होती हैं,
वहां से अवसादों को लेकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। हालांकि ये सभी प्रकार के अपर्दन में होता है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया है, विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन, रिमूवल हो जाए, और किसमें, अपर्दन की प्रक्रिया में, ये होता है रासायनिक अपर्दन के द्वारा। ऑप्शन सी, जैसे संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अपघर्षण या सन्निघर्षण की हम बात करें तो ये पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है उसमें शामिल होते हैं, लेकिन प्रश्न के मुताबिक यदि पूछा गया है कि विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन या रिमूवल क्या कहलाता है, तो ये संक्षारण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, संक्षारण का अर्थ है अम्लीय पानी से नदी की किनारे की चट्टानों का संक्षारण, रासायनिक अपर्दन। ध्यान रखें, संक्षारण रासायनिक अपर्दन। ठीक है, कुल मिला के तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अम्लीय पानी से नदी के किनारे की चट्टानें, कहीं भी जो चट्टानें हैं, यदि ये अम्लीय पानी से ये होकर, इनके ऊपर से होकर गुजरती हैं, तो इन चट्टानों का रासायनिक संक्षारण हो जाता है। ठीक है, तो ये है इस प्रश्न का सही जवाब, आपको ध्यान रखना है। अब संक्षारण मुख्य वजह से, या कहें कि मूलतः संक्षारण कहां पर होता है, तो अभी हमने चर्चा की थी चूना पत्थर वाली चट्टानों के बारे में। तो मूलतः जो संक्षारण है वह चूना पत्थर या जो चाक निर्मित चट्टानें हैं उनमें से यदि पानी या जल होकर गुजरता है, बहता है, तो संक्षारण की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पेन प्लेन, इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? हमारे पास ऑप्शन है स्विनर्टन, जॉनसन, डेविस और क्रिकमे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न, यही प्रश्न दिसंबर 2019 में पूछा गया है। अभी आपको कुछ और प्रश्न देखने मिलेंगे आगे जब हम सेशन में चर्चा करेंगे, जो प्रश्न रिपीट हुए हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में जिन प्रश्नों पर चर्चा की है, हो सकता है वो प्रश्न आपको अगले सेशन में मिल जाए, तो ध्यान रखें। इसलिए भी पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न कुछ रिपीट कर दिए जाए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या है, पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की? अब देखिए पेनी प्लेन आप सबने सुना होगा, पेनी प्लेन के बारे में किसने कहा था? डेविस ने, WM डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में, जब आगे उन्होंने अपर्दन चक्र के बारे में चर्चा की, भौगोलिक चक्र के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब वो भू आकृतियों के बारे में समझा रहे थे, 1899 में WM डेविस ने पहली बार ये कोशिश की और एक अपना प्रतिपादन दिया भौगोलिक सिद्धांतों या भौगोलिक जो भी अवस्थाएं, जिन अवस्थाओं से होकर एक स्थलाकृति गुजरती है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भू आकृति है उनमें अपर्दन और उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि जो भू आकृति है वह अपनी युवावस्था या तरुणावस्था से प्रौढ़ावस्था और अंत में अपनी वृद्धावस्था, जीर्णावस्था से होकर गुजरती है, और इस अवस्था में अंत में नदियों का जब क्षैतिज अपर्दन होता है और यहाँ पर जो घाटी निवर्तन है या घाटी के अंदर भीतर धंसने की क्रिया है वह लगभग समाप्त हो जाती है, तब यहाँ पर एक ऐसे प्लेन की या भूमि, आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की स्थलाकृति यहाँ नहीं है। इसका मतलब स्थलाकृति विहीन समतल मैदान का निर्माण होता है, और इसके लिए इन्होंने शब्द दिया था पेनी प्लेन। ठीक, लेकिन आगे और भी वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक जैसे पैंक ने इनकी अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा कि नहीं, आगे जो उत्थान और अपर्दन की क्रियाएं हैं वे साथ साथ चलती हैं। फिर कुछ और भी बीच में वैज्ञानिक आए, उनमें से एक थे क्रिकमे। ध्यान रखें, ठीक है, क्रिकमे ने अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से अंत में जो समतल मैदान बनता है उसके लिए शब्द दिया था पेन प्लेन। उसके लिए इन्होंने क्या शब्द दिया था? पेन प्लेन। तो ध्यान रखिएगा कि पेन प्लेन की अवधारणा किसने दी थी? क्रिकमे ने दी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये अपर्दन के सिद्धांतों से जुड़े हुए ही वैज्ञानिक है। क्रम ध्यान रखिएगा, जब डेविस ने अपनी अवधारणा सबसे पहले दी, उसके बाद ये अवधारणाएं बहुत सारे जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उसकी आलोचना की, और आगे ये अपने अपने जो प्रतिपादन है वे देते गए, और अंत में जो क्रिकमे ही हैं वे वैज्ञानिक जिन्होंने अपर्दन के अंत में जो संप्राय मैदान या स्थलाकृति या आकृति विहीन मैदान बनता है, मिलता है, उसके लिए एक शब्द दिया पेन प्लेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है
स्विनर्टन, गार्डनर, WM डेविस, मैलोट। यह प्रश्न दिसंबर 2019 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जब आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर की चट्टानों के बारे में किसने कहा होगा, तो ध्यान रखिए कि इसके बारे में WM डेविस ने ही कहा है। WM डेविस ने जब अपनी भू आकृति विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था, भू आकृति विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था, तो भू आकृति विकास से संबंधित इस सिद्धांत में उन्होंने इसी क्रम में जब उन्होंने बताया कि एक स्थलाकृति कैसे उनमें उत्थान और अपर्दन होता है, कैसे वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है और किन किन अवस्थाओं में कैसी स्थलाकृति है उसका विकास हुआ, इसी क्रम में इन्होंने उस पूरे रीजन में जितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। ठीक है, यानी आप ध्यान रखिएगा कि WM डेविस ने भूपटल पर किसी भी स्थलाकृति के निर्माण और विकास पर एक ऐतिहासिक क्रम उन्होंने कहा कि बनता है कि कोई भी स्थलाकृति या किसी जो हमारी भूमि की पटल है या भूपटल है, इस पर कोई भी स्थलाकृति बनती है, इसका कोई ना कोई एक ऐतिहासिक क्रम होता है, जहां इसका कोई ना कोई इतिहास होता है जहां से यह बनना शुरू होती है। ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित अपना द्विचक्रीय सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब इस ऐतिहासिक, देखिए किसी भी स्थलाकृति में कोई ना कोई तो इतिहास में स्थितियां बनी रही होगी, वो स्थलाकृति फिर बाद में इस अवस्था में पहुंची, तो इस ऐतिहासिक क्रम में ही उन्होंने यह भी कहा था कि स्थलाकृति अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और फिर अंत में वह एक पेनी प्लेन की अवधारणा के रूप में इन्होंने समझाया स्थलाकृति को। ठीक है, जो कि अपनी वृद्धावस्था में बनती है, और इसी के बीच में ही उन्होंने चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन सी WM डेविस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। आपके पास ऑप्शन है होम्स, जेम्स हटन, हॉल एंड डाना, डी है JW पावल। ठीक है, यह प्रश्न जुलाई 2018 की UGC नेट में पूछा गया था। जुलाई दिसंबर 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, तो इस तरीके से जुलाई के प्रश्न होंगे, दिसंबर के प्रश्न होंगे, फिर जो हमने शुरुआत में प्रश्न हल किए 23, 22, 24 वाले, वो लेटेस्ट प्रश्न थे। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या है, भू अभिनति, फिर से भू अभिनति भू सन्नति की संकल्पना शुरू होती है, इसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, प्रश्न में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, जब भी भू अभिनति या भू सन्नति की बात की जाएगी तो इसमें हाल एवं डाना का नाम भी लिया जाएगा। दरअसल जब जेम्स हाल की बात की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं भू सन्नतियों के संदर्भ में और भू अभिनति के संदर्भ में। ठीक है, तो जब जेम्स हाल की बात की जाएगी तो उन्होंने ही भू सन्नतियों पर प्रकाश डालते हुए वलित पर्वतों एवं भू सन्नतियों के बीच में संबंध के बारे में चर्चा की कि जो भू सन्नतियां हैं, जैसे हमने बात की आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से जो अवसाद हैं वे अपर्दन के माध्यम से कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो स्थलाकृति बनती है इसे हम भू सन्नति कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है आपने देखा अग्रभाग है, ठीक है, अब इसके दोनों तरफ से संपीड़न बल कार्य कर रहा है। संपीड़न बल के कार्य करने से क्या होगा, ये हिस्सा क्योंकि यहाँ पर अवसाद जमा हो जाएगा, ये हिस्सा क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई हिस्सा है बीच में अवसाद है, आपने बहुत तेजी से फोल्ड किया तो ये ऊपर की ओर उठकर वलन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या होगा, ऊपर की ओर उठकर कुछ इस तरीके से वलन में तब्दील हो जाएगा। ठीक, ये तो आगे बढ़ेंगे ही, इसका क्षरण होता जाएगा, यहाँ पर ये अवसाद इकट्ठे होंगे, ये हिस्सा और ऊंचा होगा और कुछ इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। तो इस प्रकार की बात, ये बात किसने कही, दरअसल जेम्स हॉल ने ही ये बताया कि जो भू सन्नतियां हैं और जो वलित पर्वत है इनके बीच में एक संबंध मौजूद है और ये हजारों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद निर्मित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा डाना ने भी अपने कई सिद्धांत दिए हैं भू सन्नतियों से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। डाना ने जो भी अभिनति हैं उनमें भू शब्द को जोड़ा और पृथ्वी से संबंधित एक नई अवधारणा, या आप कह सकते हैं कि भू सन्नतियों से जुड़ी हुई एक मौलिक अवधारणा ये निकालकर सामने लाते हैं।
डाना ने भूसन्नतियों को एक छिछले कम चौड़ाई वाले, देखिए ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा क्या था, ये भाग क्या था, छिछला हुआ भाग था। तो डाना ने ही इन भूसन्नतियों को क्या कहा कि ये कुछ ये छिछले कम चौड़ाई वाले सागर के रूप में जाने जाते हैं, छिछले और कम चौड़ाई वाले सागर के रूप में जाने जाते हैं, या इनके रूप में इन्होंने इसे बताया। तो ध्यान रखें, भूसन्नतियों की अवधारणा के प्रतिपादन की जब बात की जाएगी तो इसमें ऑप्शन सी हाल एवं डाना का नाम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ खास प्रश्नों के साथ, कुछ खास अवधारणाओं के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।